हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपन 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड। इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बुक में कुछ डिस्कवरीज दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट है कि 1900 में निल्सन एले ने सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड को डिस्कवर किया था। उसके बाद में जॉनसन ने जिन्हें 1903 में प्योर लाइन थ्योरी दी। उसके बाद में 1856 में आपको पता है मेंडल ने इनहेरिटेंस लॉ दिए थे और उस लॉज को रीडिस्कवर किया था 1900 में ह्यूगो डी ब्रिज ने। फिर उसके बाद में मॉर्गन ने जितने भी मेंडल के लॉ थे उनको वापस से सही किया और एक नई कंसेप्ट दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, लिंकेज दिया था। तो ये कुछ स्टार्टिंग में डिस्कवरी दे रखी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमारी इंडिया के अंदर इस प्लांट ब्रीडिंग से कौन कौन से अचीवमेंट मिले। तो इसमें सबसे पहले है ड्रॉ वैरायटी ऑफ वीट, यानी कि जो वीट है उस वीट की लंबाई कम करके, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन की है जिसमें कि वीट की स्टेम की लेंथ को कम करके और इस समय जो है 3 टाइम्स जो है प्रोडक्शन बढ़ाता है। फिर नॉप्लिगेशन ऑफ शुगर केन है, हाइब्रिड मिलेट है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, जिसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से करना। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन और ये H4 है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपकी बुक है, इसमें डेफिनेशन दी हुई है। तो प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन भी स्मॉल उसमें आ सकती है, आपके छोटे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत सिंपल सी है कि जब हम जीनोटाइप में चेंज करते हैं, जीनोटाइप मतलब जीन की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, अगर हम क्रॉप्स में हाइब्रिडाइजेशन से या किसी और प्रोसेस से कम करते हैं तो उससे जो भी डिज़ायर्ड प्लांट बनते हैं अपने पास कैरेक्टर वाले, और वो जो हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये सारी दे रखी हैं कि प्लांट ब्रीडिंग से हमारी इंडिया में कौन कौन सी वैरायटीज़ को डेवलप किया गया। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट जो है कि जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो हमारे प्लांट के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं प्लांट ब्रीड के। तो सबसे पहले आप देखो हायर यील्ड। हायर यील्ड क्या है कि हमें अब प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम ऐसी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जिसमें कि हाई प्रोडक्शन वाली यील्ड को ही ज़्यादा मिले, और इस मेथड से कम 20 to 25% जो है यील्ड बढ़ती है। फिर उसके बाद में इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वांटिटी तो हमने बढ़ा ली, लेकिन उसके साथ साथ में अच्छे कैरेक्टर वाले प्रोडक्ट भी आने चाहिए। तो इसलिए जो है हमें क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी इंक्रीज़ करनी है। थर्ड है अपने पास में डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज़। अब अपन प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी भी बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा इंसेक्ट का या किसी और चीज़ का तो अपना प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसलिए नए जितनी भी प्लांट ब्रीडिंग है उसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस वेराइटीज़ बनाई गई हैं, जिससे कि जितना प्रोडक्शन हम चाहते हैं वो सारा का सारा प्रोडक्शन हमें मिल पाए। फिर उसके बाद में फोर्थ है अपने पास में डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ विथ इंक्रीज एफिशिएंसी। अब इसमें जो है हमें जितनी भी अपन ने वेराइटीज़ को डेवलप किया है उस वेराइटीज़ में उनकी एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। एफिशिएंसी मतलब है कि आप जो भी उसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या इरिगेशन कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जो है इसकी और भी क्वालिटी बढ़ पाए। फिर उसके बाद में अपने पास में फिफ्थ है अर्ली मैच्योरिटी, यानी जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है इनका मैच्योरिटी का वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमें कम टाइम में बहुत अच्छा या ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। उसके बाद में सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई बहुत सारी अलग प्लांट्स लगा रखे हैं या क्रॉप्स लगा रखे हैं, तो उस समय जो है कभी एक साल तो अच्छी फसल होती है, एक साल नहीं होती है, लेकिन इस समय जो है
एक साथ हम कई प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं या अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी जो मैच्योरिटी है वो कैसी होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, ताकि हम सारा काम एक साथ कर सकें। ऐसा नहीं कि एक क्रॉप मैच्योर हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो कैसे हार्वेस्ट करेंगे, कैसे इरिगेशन करेंगे। तो जो भी हमने और वेराइटीज़ लगा रखी हैं उनकी मैच्योरिटी भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद में फ़ोटो इन सेंसिटिविटी। अब जो भी, जैसे मान लीजिए कि हमारे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में इतनी तेज़ टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर में भी हमारे प्लांट्स अच्छे अलग अलग वैरायटी के ग्रो कर पाएँ। नेक्स्ट है अपने पास में डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी सबसे पहली बात है कि डॉर्मेंसी मतलब क्या होता है कि हमारे जो सीड है या फिर बर्ड्स हैं, फ्लावर बर्ड्स वगैरह, इनका रेस्टिंग पीरियड होता है। तो ये रेस्टिंग पीरियड जो है हमारे अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो उस समय जो है हम उसको कम करते हैं, या बहुत कम है तो हम उसको बढ़ाते हैं। तो इस तरह से डॉर्मेंसी पे भी हमें इसकी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में वैरायटीज़ ऑफ न्यू सेशन। अब जैसे मान लीजिए अभी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको हर तरह के फ्रूट्स मिलेंगे, चाहे सीज़न हो या नहीं हो। तो इसलिए जो है प्लांट ब्रीडिंग से हमने ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की हैं जो कि हमें अलग सीज़न में भी मिलती हैं। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब आप मक्का जो है, मेज़ है, उसको आप खरीफ, रबी, जायद सब में जो है ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक नई अचीवमेंट है। उसके बाद में ड्रॉट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंस वैरायटी। ड्रॉट मतलब होता है अकाल, जहाँ सूखा वगैरह जैसे अपने राजस्थान वगैरह में, और दूसरा सॉल्ट कि हमारे जो सॉइल है उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो। तो ऐसी वैरायटीज़ भी डेवलप की जा रही हैं जिनका कि ड्रॉट और सॉल्ट से भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट, और इसको आप इम्पोर्टेंट कर भी लेना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। अब यहाँ पे हमें ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें किसी वजह से कोई टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजन, अगर ऐसे कोई पॉइजन जैसी चीज़ हो तो उसको भी हम यहाँ पे हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ दे रखा है कि जो मस्टर्ड ऑयल है, उस मस्टर्ड ऑयल में इरूसिक एसिड होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल होता है। तो अब जो नई वैरायटी है उस नई वैरायटी में जो है हम इसको हटा सकते हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट है वो है नॉन सेटरिंग। नॉन सेटरिंग मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद में जाके, या जैसे आपको क्रीपर प्लांट जानते हो, तो बहुत लंबा होने के बाद में उसमें कोई सीड वगैरह लगता है या फ्रूट लगता है, तो हमें इसकी सेटरिंग को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ज़्यादा फैले नहीं, छोटे ही प्लांट के अंदर हमें सीड मिल सके। तो इस तरीके से ये अपने पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमारे पास में जो हमने प्लांट ब्रीडिंग की है उसको हमने सक्सेस यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है कि हमने जितनी भी प्लांट ब्रीडिंग की है उस प्लांट ब्रीडिंग में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले देखो आपको दे रखा है एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसमें है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि हमें नई वैरायटी में तरह तरह के कैरेक्टर लाने हैं ताकि हमारी चीज़ बढ़ सके। अब इसमें देखो कौन कौन से हैं। एक, हालांकि इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डोमेस्टिकेशन, जर्म प्लास्ट कलेक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, और उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसको अभी यहाँ केवल अपन पॉइंट्स में लेके चलेंगे कि जैसे डोमेस्टिकेशन है, तो डोमेस्टिकेशन में क्या है कि अगर मान लो कि कोई वाइल्ड वैरायटी है, उस वाइल्ड वैरायटी को हम अपने यहाँ अपने फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन। और ये फर्स्ट स्टेप है जिससे कि हम अच्छी अच्छी वैरायटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जर्म प्लास्ट कलेक्शन। जर्म प्लास्ट क्या है कि वो चाहे वो सीड भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, जिससे कि हम नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग जो हमारी वाइल्ड वैरायटी है या हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको हमें कलेक्शन करना है ताकि हम और भी अच्छी वैरायटी को डेवलप कर पाएँ। फिर उसके बाद में थर्ड है आपका प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है
कि जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट कहीं बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो हमें उसको दूसरे एरिया में जाके ग्रो कराना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें कि हम जितना भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन से जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में म्यूटेशन। म्यूटेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में बहुत वास्ट चेंज आता है और ये चेंज नेचुरल भी है और आजकल आर्टिफिशियल भी। आर्टिफिशियल भी हम बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ है उसको यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद में पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी होती है कि जैसे हमें पता है कि नॉर्मल हमारे पास में 2n वैरायटी होती है, लेकिन अभी हमें पता है कि हम ने वीट की 6n वैरायटी तक डेवलप कर ली। तो ये जो वैरायटीज़ हैं ये वैरायटीज़ हम पॉलीप्लॉइडी से यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि कॉल्चिसिन एक केमिकल होता है जिससे कि हम क्रोमोसोम्स के नंबर को डबल कर सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास में है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी का आपका आगे चैप्टर भी है, तो किस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके और हम उसको नई वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद में अपने पास में जो सेकंड है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन में आपको पता ही है कि हम चाहे हम कोई भी हमें वैरायटी दिख रही है, अच्छी वैरायटी दिख रही है तो हम उसको तुरंत सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आप किसी फील्ड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जाके आप सीधे किसी भी प्लांट को जो आपको अच्छा लग रहा है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में इवोल्यूशन। अब जैसे आपने सिलेक्शन कर लिया फिर उसको ग्रो करा, ग्रो करने के बाद में उसमें वही कैरेक्टर आपको दिखे जो कि आपने देख के उसको सेलेक्ट किया था, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। अगर आपका जो भी आपने कैरेक्टर दिखे वो कैरेक्टर आपके अकॉर्डिंग अच्छी है, गुड है, तो फिर आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन करने से आपके जितने भी सीड्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और जब ये मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब आप उसको फार्मर वगैरह को जो है दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आप प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ करते हो। अब अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास में है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या है कि अभी अपन ने देख लिया था कि जैसे मान लीजिए आपको कोई वाइल्ड वैरायटी मिल रही है उसको आप अपने एरिया में ग्रो कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन। अब यहाँ पे देखो डोमेस्टिकेशन के टाइम पे हम कुछ सिलेक्शन करते हैं और वो सिलेक्शन हमारे पास में दो तरीके के होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो कि क्लाइमेट वगैरह है वो करता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 10 प्लांट है तो उस 10 प्लांट में से 4 सर्वाइव करते हैं, 6 नहीं करते हैं, तो ये सिलेक्शन कौन करता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। और जब आप करते हो, ह्यूमन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आपकी बुक में नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए एक पूरी टेबल दी हुई है और वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से करना। पूरी टेबल है जिसमें आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन है तो नेचर करता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है तो ह्यूमन करता है। फिर अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो आपको जितना भी जीनोटाइप है वो आपको पॉपुलेशन में अच्छा मिलेगा, जबकि अगर आप आर्टिफिशियल करते हो तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, दोनों में आपको जो है वेरिएशन दोनों में ही मिलते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि जब हम ह्यूमन करते हैं तो उस समय जो है थोड़ी सी अडेप्टेशन ज़्यादा होता है और वेरिएशन कम होता है। तो इस तरीके से जो है ये वाला है वो आप इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, दोनों में जो डिफरेंस हैं और उस डिफरेंस के लिए जो आपकी टेबल दी हुई है उस टेबल को आप अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद में जो है सेकंड अपने पास में है जर्म प्लाज्म। अब जर्म प्लाज्म क्या है, आपको अगर अपन सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो जर्म प्लाज्म अपने पास में है कलेक्शन ऑफ जीन्स,
कि जिसमें भी है, जैसे मान लो सीड है तो सीड में सारे कैरेक्टर होंगे उस प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर हम स्टेम से ग्रो कर रहे हैं तो स्टेम में सारे कैरेक्टर होंगे। तो इस तरीके से उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लांट। फिर यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये कई बार फुल फॉर्म में भी आता है कि NBPGR क्या है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में है और इसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो इसके अंदर जो है ये सारा काम किया जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जर्मप्लाज्म है, उसकी भी यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दी है कि कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ क्रॉप्स एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव आर कॉल्ड जर्मप्लाज्म। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। उसके बाद में फिर हमारे पास में इन सारी जितनी भी हमने जर्मप्लाज्म लिया है उस जर्मप्लाज्म की कुछ लाइंस ऑफ जर्मप्लाज्म आपके बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले है लोकल रेस। लोकल रेस में वो वाली वैरायटी होती हैं जिनका डेवलपमेंट एक प्लानिंग से, या प्लांट ब्रीडर जो है वो एक बहुत प्लानिंग से करता है और कि बहुत लॉन्ग टाइम से जो है उस एरिया में ग्रो की जा रही है, जिसको अपन देसी किस्में भी कहते हैं। तो उन वो कहलाती हैं आपकी, जो कि बहुत टाइम से चली आ रही हैं। फिर उसके बाद में सेकंड है ऑब्सोलीट वैरायटीज़। ये ऑब्सोलीट वैरायटी ये भी जो है प्लांट ब्रीडर है वो बिल्कुल प्लानिंग से तैयार करता है, लेकिन इसको जो है कभी कभी जो है यूज़ किया जाता है, या जो फार्मर है वो कभी कभी काम में लेता है। बाकी अब जो है प्रेजेंट में ये आप ये मान के चलो ये पुरानी वैरायटीज़ थी और अब जो है इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में वैरायटीज़ इन कल्टीवेशन, यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में बहुत ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनकी प्रोडक्शन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, उनके पास जीन्स अच्छे हैं। तो इस समय जो है हम उनको वाइल्ड से यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, तो नए एरिया में करते हैं, यानी एक तरह से आप प्लांट इंट्रोडक्शन हम उसके लिए करते हैं। फिर उसके बाद में ब्रीडिंग लाइंस। तो जो ब्रीडिंग लाइंस हैं वो ब्रीडिंग लाइंस भी हम जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो इस तरीके की जो वाइल्ड वैरायटी या और कोई वैरायटीज़ हैं उनको जीन कॉम्बिनेशन करके उनको नई वैरायटीज़ में यूज़ करते हैं। उसके बाद में है वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आ जाता है कि वाइल्ड फॉर्म्स क्या है, वाइल्ड रिलेटिव्स क्या है, तो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो वाइल्ड फॉर्म्स क्या हैं, जो कि बहुत पहले जो है जिनका ओरिजिन हो चुका है, और उनके बाद में जो बाकी हमने लाके या और कुछ है तो वो आपकी कहलाती है वाइल्ड रिलेटिव्स। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि जो वाइल्ड फॉर्म्स हैं वो तो बिल्कुल पुराने टाइम की हैं, और जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं वो हमने उनसे उनको तैयार की है। अब जो जितनी भी हमारे पास में जो वाइल्ड फॉर्म्स हैं उनका तो हाइब्रिडाइजेशन है वो ढंग से हो जाता है, लेकिन जो वाइल्ड रिलेटिव्स है जिनको हमने तैयार किया है उनमें जो है हाइब्रिडाइजेशन करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद में स्पेशल जेनेटिक स्टॉक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। इसमें ये देखो कि हमने जितनी भी म्यूटेशन है, जैसे आप जानते हो कि म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कैरेक्टर आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमने चाहे म्यूटेशन से लाइंस तैयार की गई हो, या हमने क्रॉसिंग ओवर से तैयार करी हो, या और किसी से तैयार की गई हो, तो उन सब का जो हम एक स्टॉक तैयार करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है जर्म क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इसमें देखो हम जो जर्म प्लाज्म है उस जर्म प्लाज्म को दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन उसका कर रहे हैं। एक तो हमारे पास में है जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिकेशन, तो ये हमारे पास में है कि किस तरीके से जो है हम उसका डोमेस्टिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें अपने पास में दो में डिवाइड किया हुआ है, एक तो कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म और एक है वाइल्ड जर्म प्लाज्म। कल्टीवेटेड में जो हमारे खेतों में या फील्ड में उगाते हैं
उन वैरायटीज़ को बोलते हैं, और जो वाइल्ड जर्म है जो हमने जंगल से या फॉरेस्ट से लाए हैं वो है। और दूसरी हमारे पास में जो बेस है वो कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हमने ओरिजिन के अकॉर्डिंग करी है कि जैसे मान लीजिए इंडिजिनस है, इंडिजिनस मतलब जो हमारी इंडिया की है, तो इंडिया वाली तो हमारी कहलाएगी इंडिजिनस, और हम जो बाहर से लाएं, बाहर की कंट्रीज से लाएं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्जॉटिक जर्मप्लाज। तो इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन करा है दो अलग अलग उसमें, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में एक फिर आ रहा है जीन पूल। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट करे दे रही हूँ मैं इसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर भी कई बार आता है क्वेश्चन। तो इसमें जो है अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जीन पूल क्या है, तो जीन पूल क्या है कि जितनी वेराइटीज़ हैं उन वेराइटीज़ में प्रेजेंस ऑफ जीन्स एंड एलिल्स, यानी एक ग्रुप है जिसमें जीन्स है और एलिल्स है, उस पूरे को हम क्या बोलेंगे, जीन पूल। अब यहाँ पे देखो अपन ने इसको 3 में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब प्राइमरी में हमारे पास में वो जीन पूल आते हैं जिन में हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी हो जाता है। बस आप ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट है उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है इजी होगा, बहुत इजी आप उसमें हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो, और इसके अंदर आपको जो भी नई वैरायटी मिलेगी वो वैरायटी फर्टाइल होगी, यानी आप उसको आगे ग्रो कर सकते हो। उसके बाद में सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन इतना हो रहा है लेकिन इतना इजी नहीं है, तो थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पे जो होगा थोड़ा टफ होगा, और इसमें जो नई वैरायटी आएगी वो वैरायटी फर्टाइल भी हो सकती है और स्टेराइल भी हो सकती है, दोनों केसेस होते हैं। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में आप देखो कि सबसे पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता, और उसके बाद में अगर हो भी गया तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पर बिल्कुल भी आपको जो प्लांट्स हैं वो आगे ग्रो आप नहीं कर सकते। तो ये जो है सबसे अच्छा जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्राइमरी जीन पूल, जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हो, उसमें फर्टाइल भी आपको मिलेंगे। सेकेंडरी वाले में हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत होती है लेकिन फिर भी फर्टाइल मिलते हैं, लेकिन टर्सरी जीन पूल जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद में फिर हमारे पास में है कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज, इसको भी इम्पॉर्टेंट कर लो, ये भी आपका अक्सर आता है। अब इसमें अपने पास में दो हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू है कि किसी भी चीज़ को आप उसी के प्लेस पे अगर कंजर्व कर देते हो तो उसे हम बोलते हैं इन सीटू। और जब एक्स सीटू है जब आप उसको अदर कहीं और जाके अगर आप उसको कंजर्व करते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू। अब देखो इन सीटू में तो है ही कि जैसे मान लो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बॉटनिकल गार्डन है या फिर ये मान के चलो कि हमारा खुद का गार्डन है, तो जो भी हमारे आसपास की चीज़ें उन प्लांट्स हैं उनको हम ग्रो करते हैं, तो वो तो आपका इंस्टीट्यूट रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लैब के अंदर कोई काम कर रहे हो, नर्सरी क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपकी कौन सा होगा, एक्सीटू। एक्सीटू के आपके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है यहाँ दिए हुए हैं, जैसे सीड बैंक दिया हुआ है, आप अलग अलग जगह से सीड लाए, उसको आपने वहाँ कंजर्व किया। प्लांट और फील्ड बैंक है, फिर सूट टिप बैंक है, सेल ऑर्गन बैंक है, डीएनए बैंक है। तो ये बहुत सारे जो हैं वो आपके इसमें किस में आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज। फिर उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है कि हम किस तरीके से जो जर्मप्लाज हमने करा है उसमें किस किस तरह की एक्टिविटीज़ हम इसके कंजर्वेशन में करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ इन जर्मप्लाज कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन में देखो सबसे पहले कलेक्शन, कि आपको कोई चीज़ पसंद आई तो आपने उसका कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद में आपने उसको कंजर्व करा, कहीं रखा, रखने के बाद में उसको ग्रो करा। ग्रो करने पे आपको पता लगेगा कि ये कैसा है, तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब नॉर्मल आप इसको कह सकते हो टेस्टिंग, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो। फिर उसके बाद में जितने कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर को आप एक जगह लिख के रखोगे या एक जगह उसको कंजर्व करके रखोगे, तो उसे हम बोलते हैं कैटालॉगिंग। और कैटालॉगिंग के बाद में जो भी अलग अलग, जैसे कैटालॉगिंग मतलब होता है कि हर कैरेक्टर को आपने एक अलग अलग ग्रुप में बांट दिया।
अब उसके बाद में फिर आप उसको फार्मर है उसको दोगे, वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो बहुत अच्छा है तो फिर हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये हमारे पास में एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम ये काम करते हैं। फिर उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट हमारे पास में है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें आप देखो प्लांट इंट्रोडक्शन आप जानते ही हो कि आपने किसी अलग जगह से लाए और फिर उसको यहाँ पे अडेप्ट करवा दिया। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और अडेप्टेशन की दे रखी है कि आपने कोई चीज़ लेके आए और वो पहले तो नहीं लेकिन धीरे 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 उसके वातावरण में या उसके जो एनवायरनमेंट है उसमें अडेप्ट हो जाएगी, तो उसे एक्लिमेटाइजेशन या आप अडेप्टेशन भी कह सकते हो। अब देखो उसके बाद में फिर हमारे पास में टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी वाला क्या है कि आप कोई भी वैरायटी है उस वैरायटी को आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके एक नई वैरायटी में डेवलप कर दिया, तो इसे तो हम बोलते हैं प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है कि जो पहले से ही सेलेक्ट है उसको आप लगातार नई उसमें ग्रो करते चले जा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। उसके बाद में फिर हमारे पास में है प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लो, ये भी कई बार आता है। अब इसमें देखो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले है प्रोकरेनमेंट। अभी प्रोकरेनमेंट क्या है कि इसमें आप जो भी आपको डिज़ायर्ड आपका जर्म प्लाज्म है उस जर्म प्लाज्म को आपको लेना है और लेने के बाद में फिर आप उसका प्लांट इंट्रोडक्शन से उसको आप ग्रो करोगे। और ये जो एक तरह से मान के चलो कि ये सीड्स हैं और ये सीड्स आपको कहाँ मिलेंगे, अब यहाँ पे भी आपको दे रखा है MBPGR जो कि दिल्ली में है, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। उसके बाद में है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी नई वैरायटी लाए, कहीं बाहर से लाए, तो सबसे पहले आप उसको छोटी सी जगह ग्रो करोगे, क्योंकि अगर मान लो उसमें कोई बीमारी वगैरह कोई डिजीज़ वगैरह आ गई तो आपको पता लग जाएगी। तो आप एकदम से उसको नहीं ग्रो करोगे, पहले उसको छोटे से एरिया में करोगे और अगर नहीं होती ही उसमें कोई डिजीज़ तो पहले उसका ट्रीटमेंट करोगे, उसके बाद में उसको आगे करोगे। फिर वही है कि जो भी कैरेक्टर है उन कैरेक्टर को आपको कलेक्ट करना है और तो उसे आप कैटालॉगिंग बोलोगे। फिर उसके बाद में उसका एवोल्यूशन करोगे यानी टेस्टिंग करोगे और जब कुछ सब कुछ सही होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन के प्रोसीजर में। उसके बाद में फिर हमारे पास में जो अगला है कि आपने जो प्लांट इंट्रोडक्शन करा है उससे क्या आपको फ़ायदा हुआ और क्या आपको नुकसान हुआ। तो यहाँ पे देखो ये भी इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। जो एडवांटेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना है कि प्लांट इंट्रोडक्शन में जो एडवांटेज है कि इसमें अपने को नई वैरायटी मिलती है। फिर उसके बाद में जब नई वैरायटी है तो उस समय अपने को टाइम भी कम लगता है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, लेबर कम लगती है, अपन इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज़ को डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें जो है रिसर्च आप कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो कि हमने हमारे पास में जो हमने वैरायटीज़ को डेवलप किया, अब इसमें डेवलप करने में हमारे पास में ये एक वीड आ गई। ये जो वीड है ये हमारे पास में हमारे जो मेन क्रॉप है उस क्रॉप के प्रोडक्शन को कम करती है। तो आर्जीमोन मैक्सिकाना जिसे अपन सत्यानाशी कहते हैं और एक गेहूँसा, गेहूँसा मतलब गेहूँ जैसा, तो एक तो ये अपने लिए डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा कॉफ़ी स्मट जब लेके आए थे बाहर से श्रीलंका से, तो उस समय इस कॉफ़ी में से एक स्मट डिजीज़ आ गई, तो ये भी एक हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद में फिर जो सबसे हमारे जो गंगा रिवर है उसका जो पॉल्यूशन है वो किससे है, वाटर हाइसिंथ से। तो ये भी एक एलियन प्लांट है, एलियन मतलब बाहर से लाया हुआ प्लांट है और ये भी जो है हमारी रिवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद में यूकलिप्टस, ये एक लंबा सा जैसे अपन सफ़ेदा बोलते हैं, ये जो है इसको अगर लगा देते हैं
तो उस एरिया के में जो है पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो है ये भी एक बहुत डिसएडवांटेज रहा इसका। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो प्लांट इंट्रोडक्शन है ये भी एक तरह से एडवांटेज हो गई। अब इसमें अपन ने कुछ नई वैरायटीज़ बनाई है, जैसे पटेटो, मेज़, ग्राउंडनट, टमेटो, शुगर केन, पपैया, पिजन पी, इनकी कुछ वैरायटीज़ डेवलप करी। और फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पैडी है, पैडी की हमने TN फर्स्ट, IR 8, 28, 36 ये पैडी की तैयार करी। रिडले, लामा रोमा और सोनारा 64 ये हमने वीट की तैयार करी। तो ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर एक थोड़े से दो छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं। एक तो है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई प्लांट को ग्रो किया और उस ग्रो करने के बाद में उसमें हमें अच्छा लगता है तो हम उसका लगातार बार बार जो है रीजनरेशन करते हैं, जिससे कि हमारे पास में जो भी सीड वगैरह है उस सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, तो वो कहलाती है। फिर हमारे पास में एक और है जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन क्या है कि जब हम कंटिन्यूस सेम चीज़ को ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के टाइम में उसकी धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए देखो कि कुछ आपकी बुक्स में रीज़न भी दिए हुए हैं कि अगर हमने मान लो कि कोई भी लोकल रेस है, उस लोकल रेस को अगर हम लगातार कंटिन्यू उगाते हैं तो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। फिर उसके बाद में जो है हमारे पास में जो पुरानी टेक्निक चल रही हैं उनसे हम करते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये कुछ हमारे पास में अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये भी हमारे कल्टीवेशन को कम कर रहा है। फिर हमने जो नई प्लांट इंट्रोडक्शन में हैं तो कभी कभी वो भी हमें प्रॉब्लम देती है। तो ये आज कुछ आपका चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट कराया है। बाकी आगे वाला चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ओके, थैंक यू।